सम्राट अकबर के दरबार में अनेक विद्वान, योद्धा और दरबारी थे, लेकिन उनमें सबसे अधिक चहेता और विश्वसनीय केवल एक ही था, बीरबल। बीरबल की बुद्धि, चातुर्य और न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर दूर से लोग न्याय की आस में अकबर के दरबार का रुख करते थे। यह कथा उस समय की है जब दरबार में एक ऐसा मुकदमा आया जिसमें सच और झूठ की पहचान कर पाना बेहद कठिन था। लेकिन बीरबल ने न केवल सत्य को उजागर किया, बल्कि इस प्रक्रिया में उसने यह भी सिखाया कि न्याय केवल साक्ष्यों से नहीं, बुद्धि और अनुभव से भी होता है। पहला दृश्य, दरबार में कोहराम। एक सुबह जब सम्राट अकबर दरबार में बैठे न्यायसभा का संचालन कर रहे थे, तभी दो व्यक्ति रोते बिलखते दरबार में घुस आए। दोनों के वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा धूल और आंसुओं से सना हुआ था। वे सीधे सम्राट के सामने झुककर बोले, महाराज, हम दोनों आपके न्याय की आशा लेकर आए हैं। हम पर अन्याय हुआ है। अकबर ने क्रोधित होते हुए कहा, दरबार में ऐसा हंगामा नहीं चलेगा। पहले बताओ, तुम दोनों कौन हो और क्या समस्या है? पहले व्यक्ति ने कहा, मैं हरिराम हूँ, एक गरीब किसान, और यह मेरा छोटा भाई है, श्याम। हम दोनों एक ही खेत में काम करते हैं, लेकिन 3 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारे रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए हैं। अकबर ने उन्हें शांत होकर अपनी बात रखने को कहा। मामला क्या था? हरिराम बोला, हुजूर, हमारे खेत की खुदाई के दौरान एक बर्तन मिला। उस बर्तन में बहुत सारा सोना था, पुराने जमाने का खजाना। हमने मिलकर वह खजाना निकाल लिया, लेकिन श्याम ने मुझसे छुपाकर सारा सोना अपने पास रख लिया। अब वह कहता है कि उसे अकेले ही खजाना मिला। श्याम गुस्से में बोला, झूठ है महाराज। खजाना तो मुझे अकेले मिला था। मैं उसे जब खेत में काम करने के लिए बुलाने गया, तब तक मैं आधा खजाना निकाल चुका था। अकबर उलझन में पड़ गए। मामला गंभीर था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो शांत चेहरे से यह तमाशा देख रहे थे। बीरबल, अकबर बोले, अब यह कार्य तुम्हारा है। तुम ही सत्य जानकर इस मामले का समाधान करो। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने दोनों भाइयों से एक ही सवाल किया, तुम दोनों में से किसने बर्तन को सबसे पहले छुआ? हरिराम बोला, मैंने देखा था, लेकिन श्याम ने पहले उसे उठाया। श्याम बोला, मैंने खुदाई की थी, इसलिए सबसे पहले मुझे ही हाथ लगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अब ऐसा करो, खजाना अभी कहाँ है? श्याम बोला, मेरे घर में एक संदूक में बंद है। बीरबल ने आदेश दिया कि वह संदूक दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में सिपाही एक भारी संदूक लेकर आए, जिसमें सोने की मूर्तियां, सिक्के और आभूषण थे। बेशक वह कोई पुरातन खजाना था। बीरबल ने सभी वस्तुओं को बड़े ध्यान से देखा और फिर आदेश दिया कि 2 दिन तक यह खजाना राजकोष में रखा जाए। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं 2 दिन बाद इस केस का फैसला सुनाऊंगा। तब तक दोनों भाई नगर में ही रहें, कहीं बाहर न जाएं। दूसरे दिन का रहस्य। बीरबल ने दरबार के 2 विश्वसनीय सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, हरिराम और श्याम दोनों की निगरानी करो। देखो कि वे किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं और आपस में क्या बात करते हैं। खासकर यह देखना कि श्याम किसी तांत्रिक या विद्वान के पास तो नहीं जाता, जो उसे यह सिखाए कि बीरबल को कैसे धोखा दें। तीसरे दिन जब दोनों भाई दरबार में पेश हुए, तब तक बीरबल पूरी तैयारी कर चुके थे। बीरबल की दूसरी चाल, परीक्षा का दिन। बीरबल ने दोनों को एक एक कर बुलाया। पहले श्याम को बुलाया गया। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारे अनुसार खजाना तुम्हारा है? श्याम बोला, जी हाँ। तो बताओ, उसमें कितने कुल सिक्के थे?
श्याम बोला, लगभग 800। और सबसे भारी वस्तु क्या थी? श्याम ने थोड़ी देर सोचकर कहा, एक सोने की मूर्ति। बीरबल ने सिर हिलाया और श्याम को बाहर भेजा। अब हरिराम को बुलाया गया। हरिराम, खजाने में क्या क्या था? हरिराम बोला, करीब 700 से 800 सिक्के, 3 मूर्तियां और एक सोने का हार। मैं सबको अच्छी तरह नहीं देख पाया था क्योंकि श्याम ने जल्दबाजी में सब समेट लिया। बीरबल मुस्कराए और बोले, जाओ बाहर बैठो। इसके बाद उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे अब निर्णय सुनाने की अनुमति दें। न्याय का उद्घोष। दरबार सन्नाटे में डूबा था। बीरबल उठे और बोले, यह खजाना हरिराम और श्याम दोनों का नहीं है। सभी चौंक गए। बीरबल बोले, यह खजाना राज्य की संपत्ति है। यह किसी पुराने काल के राजा द्वारा छुपाया गया होगा। ऐसे किसी खजाने पर किसी भी नागरिक का व्यक्तिगत अधिकार नहीं हो सकता। इसलिए इसे राजकोष में जमा किया जाएगा। श्याम क्रोधित होकर बोला, यह अन्याय है। मैंने खुद उसे निकाला था। बीरबल बोले, वास्तव में तुमने ही उसे चुराने की कोशिश की। मेरे जासूसों ने देखा कि तुम कल रात एक तांत्रिक के पास गए थे ताकि वह तुम्हें कोई ऐसा उपाय बताए जिससे तुम मेरे प्रश्नों के सही उत्तर दे सको। अगर खजाना तुम्हारा होता तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं थी। हरिराम बोला, महाराज, मैं तो बस न्याय चाहता था। बीरबल बोले, तुम्हारा इरादा सही था, लेकिन तुमने भी खजाने की जानकारी छुपाई। दोनों ने स्वार्थवश झूठ बोले। इसलिए खजाना राज्य का होगा। दोनों को खेती करने दी जाए, लेकिन इस खजाने से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और आदेश दिया कि इस खजाने से नगर में एक विद्यालय और एक चिकित्सालय बनवाया जाए, जिससे यह खजाना लोगों के भले में काम आ सके। कहानी का उपसंहार। दोनों भाइयों ने मिलकर खेती करनी शुरू की और वर्षों बाद उन्होंने यह माना कि बीरबल का निर्णय सही था। राज्य में यह उदाहरण बन गया कि कोई भी छुपा हुआ खजाना यदि सार्वजनिक संपत्ति हो तो वह राज्य की है, न कि खोजकर्ता की। और बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि न्याय केवल तर्क नहीं, दूरदर्शिता और विवेक से होता है। शिक्षा। सच्चा न्याय कभी निजी स्वार्थों पर आधारित नहीं होता। बुद्धिमत्ता केवल उत्तर देने में नहीं, सही प्रश्न पूछने में भी होती है। जो चीजें समाज की संपत्ति हैं, उन्हें निजी लाभ के लिए उपयोग करना अनुचित है। यदि आप चाहें तो अगली बार 2600, 2800 या 3000 शब्दों में भी एक नई रोचक और विस्तृत अकबर बीरबल की कहानी तैयार कर सकता हूं। बताइए अगली कहानी कितने शब्दों में चाहिए? अकबर और बीरबल की जोड़ी मुगल दरबार की शान थी। बीरबल न केवल अकबर के प्रिय दरबारी थे, बल्कि वे अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। इस कहानी में हम एक ऐसे रोचक प्रसंग को जानेंगे जब बीरबल को दरबार में 100 सवालों की परीक्षा से गुजरना पड़ा। प्रस्तावना। चुनौती की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में दूरदराज से आए कई पंडित, विद्वान और दरबारी उपस्थित थे। उन सभी का उद्देश्य था बीरबल की चतुराई को परखना। उनमें से एक विद्वान जो स्वयं को अत्यंत ज्ञानी समझता था, अकबर से बोला, जहांपनाह, आपकी सभा में बीरबल जैसे विद्वान की ख्याति दूर दूर तक है, पर क्या आपने कभी उसकी बुद्धिमत्ता की गंभीर परीक्षा ली है? अकबर मुस्कराए। बीरबल ने हर परीक्षा में खुद को साबित किया है। विद्वान ने कहा, तो क्या आप अनुमति देंगे कि हम बीरबल से एक परीक्षा लें? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। मुझे प्रसन्नता होगी, महाराज। अकबर ने हामी भरी। ठीक है, लेकिन यह परीक्षा सम्मानजनक होनी चाहिए।
विद्वान मुस्कराया और बोला, मैं बीरबल से 100 सवाल पूछूंगा जिनका उसे तुरंत उत्तर देना होगा। अगर वह एक भी सवाल का गलत उत्तर दे या चुप हो जाए तो यह प्रमाणित होगा कि वह उतना बुद्धिमान नहीं जितना कहा जाता है। अकबर ने चुनौती स्वीकार की। पूरा दरबार उत्साहित था। अध्याय 1 सवालों की शुरुआत। अगले दिन एक विशेष सभा बुलाई गई। दरबार को सुशोभित किया गया और सभी दरबारी व विद्वान अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल उनकी दाईं ओर खड़े थे। विद्वान ने मुस्कराकर पहला सवाल पूछा। प्रश्न 1, ऐसा कौन सा जीव है जो पैदा होते ही अंधा होता है? बीरबल, चमगादड़। प्रश्न 2, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी निकाली जाए उतनी ही बड़ी होती जाती है? बीरबल, गड्ढा। प्रश्न 3, अगर एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके बैठा है तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? बीरबल, दक्षिण की ओर। प्रश्न 4, वह क्या है जो पानी में गिरने पर भी गीला नहीं होता? बीरबल, छाया। प्रश्न 5, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आग भी है और पानी भी? बीरबल, अग्निशमन। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर मुस्कराए और विद्वान थोड़ा असहज हुआ। अध्याय 2 कठिन सवालों की बौछार। विद्वान अब अधिक कठिन और दार्शनिक सवालों पर आ गया। प्रश्न 23, ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता? बीरबल, क्योंकि हमारी आंखें केवल आकार और रंग को देख सकती हैं, पर जो सर्वशक्तिमान है वह इन सीमाओं से परे हैं। प्रश्न 35, मनुष्य कितना भी ज्ञान क्यों न पाले फिर भी असंतुष्ट क्यों रहता है? बीरबल, क्योंकि मनुष्य का मन चंचल है। ज्ञान उसे गहराई देता है, लेकिन संतोष आत्मज्ञान से आता है। प्रश्न 47, अगर सत्य और लाभ में से एक चुनना हो तो क्या चुनना चाहिए? बीरबल, सत्य। क्योंकि लाभ क्षणिक है, लेकिन सत्य चिरस्थायी है। प्रश्न 52, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? बीरबल, उसका अहंकार। प्रश्न 59, सपने क्यों आते हैं? बीरबल, सपने मन की अधूरी इच्छाओं और चिंताओं का प्रतिबिंब होते हैं। विद्वान अब गंभीर हो गया। उसके सवालों का उत्तर बीरबल न केवल ज्ञान से बल्कि सहजता से दे रहे थे। अध्याय 3 चालाकी भरे सवाल। अब विद्वान ने सवालों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की। प्रश्न 65, अगर 2 मुर्गियां 2 दिन में 2 अंडे देती हैं तो 8 मुर्गियां 8 दिन में कितने अंडे देंगी? बीरबल, 64 अंडे। क्योंकि प्रत्येक मुर्गी 2 दिन में 1 अंडा देती है तो 8 दिन में 4 अंडे देगी। 8 मुर्गियां मिलकर 64 अंडे देंगी। प्रश्न 70, एक आदमी का वजन 80 किलो है। वह एक पुल पर खड़ा है जो 100 किलो तक भार सह सकता है। उसके हाथ में 20 किलो की बाल्टी है जिसमें पानी है। अगर वह पानी को धीरे धीरे फेंकना शुरू करे तो क्या पुल टूटेगा? बीरबल, नहीं, क्योंकि पानी धीरे धीरे बाहर जाएगा तो भार एक साथ नहीं पड़ेगा। प्रश्न 77, ऐसा कौन सा दिन है जो जन्म के पहले भी आता है और मृत्यु के बाद भी रहेगा? बीरबल, रविवार। पूरे दरबार में हंसी गूंज गई। विद्वान के माथे पर पसीना आ गया। अध्याय 4 अंतिम सवालों की परीक्षा। अब विद्वान ने अंतिम 10 सवाल सबसे कठिन और जटिल रूप में तैयार किए थे। प्रश्न 91, क्या सच और न्याय में अंतर है? बीरबल, हाँ, सच घटनाओं का तथ्य होता है, जबकि न्याय में परिस्थितियों, भावनाओं और समाज की भलाई का भी ध्यान होता है। प्रश्न 94, आपके अनुसार राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? बीरबल, प्रजा का कल्याण और न्यायपूर्ण शासन। प्रश्न 95, अगर एक तरफ आपका धर्म हो और दूसरी तरफ आपका राजा हो तो किसे चुनेंगे? बीरबल, मैं धर्म को चुनूंगा, क्योंकि सच्चा धर्म ही राजा को भी सही राह दिखाता है।
प्रश्न 98 आपके अनुसार सबसे कठिन निर्णय क्या होता है? बीरबल वह निर्णय जिसमें व्यक्ति को अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के भले के लिए निर्णय लेना पड़े। प्रश्न 100 अगर आपको यह कह दिया जाए कि आप गलती पर हैं तो क्या आप मान लेंगे? बीरबल यदि प्रमाण और तर्क से मुझे कोई गलती दिखाता है तो मैं विनम्रता से स्वीकार करूंगा, क्योंकि स्वीकार करना ही सच्चे विद्वान की पहचान है। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। स्वयं अकबर खड़े होकर ताली बजाने लगे। विद्वान ने अपनी हार स्वीकार की और बीरबल के चरणों में झुक गया। अंतिम दृश्य बीरबल की विनम्रता। बीरबल ने विद्वान को उठाया और कहा, आपने मुझे परीक्षा दी, वह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ज्ञान की परख ही ज्ञान को निखारती है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और बोले, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे योग्य मंत्री हो। उस दिन दरबार में केवल बीरबल की विजय नहीं हुई थी, बल्कि सत्य, बुद्धिमत्ता और विनम्रता की भी विजय हुई थी। उपसंहार। बीरबल ने अपने उत्तरों से केवल विद्वानों को नहीं, बल्कि पूरी जनता को यह सिखाया कि ज्ञान केवल पुस्तकों या शब्दों से नहीं आता, बल्कि अनुभव, विवेक और विनम्रता से आता है। अकबर का दरबार एक बार फिर गर्व से ऊंचा हो गया। शब्द संख्या 2100 शब्द। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का अगला भाग या इसी विषय पर लंबी कहानी भी लिख सकता हूं। बीरबल की कहानियां भारतीय लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। ये केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि जीवन के गंभीर सत्य, नैतिक मूल्य और चतुराई की मिसालें भी प्रस्तुत करती हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी दूरदर्शिता, विवेक और हास्य बुद्धि से एक बड़ी समस्या का समाधान निकाला और बादशाह अकबर को भी चौंका दिया। प्रकरण आरंभ। बादशाह की चिंता। एक दिन अकबर दरबार में उदास और चिंतित नजर आ रहे थे। बीरबल, जो हर दिन की भांति दरबार में उपस्थित थे, ने बादशाह के चेहरे पर उदासी देखी तो धीरे से पूछा, महाराज, आज आप सामान्य नहीं दिख रहे हैं। क्या कोई चिंता है? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, मुझे ऐसा लगता है कि अब दरबार में बहुत से दरबारी केवल स्वार्थवश मेरी प्रशंसा करते हैं। मुझे यह जानना है कि उनमें से कौन वास्तव में मेरे प्रति वफादार है और कौन केवल दिखावे का नाटक करता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो कोई कठिन कार्य नहीं। यदि अनुमति दें तो मैं कुछ ही दिनों में इसका पता लगा सकता हूं। अकबर ने चौंककर बीरबल की ओर देखा। तो क्या तुम इतने आत्मविश्वास से कह रहे हो? कैसे करोगे यह? बीरबल ने कहा, बस 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपकी समस्या का हल निकाल दूंगा। बीरबल की योजना। अगले दिन सुबह बीरबल ने पूरे नगर में एक घोषणा करवा दी। दरबार के सभी दरबारी और प्रतिष्ठित नागरिकों को अगले दिन सुबह एक विशेष सभा में आमंत्रित किया जाता है। इस सभा में उनकी निष्ठा और समर्पण की परीक्षा होगी। अगले दिन जब सभी दरबारी आए तो उन्हें देखा गया कि वे पूरी तरह सज-धज कर आए थे, जैसे कोई विशेष उत्सव हो। हर किसी को लगता था कि शायद बादशाह उन्हें उपहार देने वाले हैं। लेकिन दरबार के बीच में एक अजीब वस्तु रखी हुई थी, एक बड़ी थाली में ताजा गोबर। सभी दरबारी हैरान थे। एक ने फुसफुसाकर कहा, यह क्या मजाक है? तभी बीरबल मंच पर आए और बोले, यह बादशाह सलामत का विशेष आदेश है। वे यह जानना चाहते हैं कि कौन उनका सबसे आज्ञाकारी और समर्पित सेवक है। प्रत्येक दरबारी को इस गोबर से एक मुट्ठी भरकर अपने वस्त्रों में रखकर दरबार में पूरे दिन बैठना होगा। जो ऐसा नहीं करेगा,
उसे यह मान लिया जाएगा कि वह महाराज के प्रति पूर्ण निष्ठावान नहीं है। दरबारियों की उलझन। अब दरबार में हड़कंप मच गया। कोई नाक सिकोड़ने लगा, कोई कपड़े बचाने लगा, तो कोई तो चुपचाप खिसकने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ दरबारी जो हमेशा बादशाह के सामने वफादारी का ढोंग करते थे, मजबूरी में गोबर उठाकर अपने कपड़ों में छुपाकर बैठ गए। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। कुछ देर बाद अकबर दरबार में पधारे और बोले, बीरबल, यह सब क्या चल रहा है? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, आप ही को तो चिंता थी कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे के लिए है। तो मैंने एक परीक्षा ली। उन्होंने उन दरबारियों की ओर इशारा किया जो गोबर की बदबू से परेशान हो रहे थे। ये वे हैं जो आपके हर कहे को मानते हैं, चाहे वह कितना ही अजीब क्यों न हो। और वे जो चुपचाप दरबार छोड़कर चले गए या इस आज्ञा की आलोचना की, वे केवल आपके लाभ के लिए उपस्थित रहते हैं, न कि सच्ची निष्ठा से। अकबर की मुस्कान और बीरबल की चतुराई। अकबर यह सुनकर हंसने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे बीरबल ने बिना कोई दंड दिए दरबारियों की निष्ठा का परीक्षण कर लिया। बीरबल, तुमने मेरी सबसे बड़ी चिंता का हल चुटकियों में कर दिया। मुझे अब भली भांति समझ में आ गया कि कौन वास्तव में मेरा सेवक है और कौन केवल अवसरवादी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, सच्ची वफादारी केवल कठिन समय में सामने आती है। जब तक परीक्षा न हो तब तक सच्चाई उजागर नहीं होती। नया आदेश और न्याय। अकबर ने तुरंत एक नया आदेश जारी किया कि जो दरबारी बिना कोई प्रश्न किए इस विचित्र परीक्षा में बैठे, उन्हें विशेष सम्मान और पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं जो दरबारी चुपचाप दरबार से चले गए थे, उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर भविष्य में उनकी निष्ठा पर संदेह हुआ तो उनके पदों की समीक्षा की जाएगी। इस घटना के बाद दरबार का वातावरण बदल गया। अब दरबारियों को यह एहसास हो गया कि बीरबल की आंखों से कोई भी छलकपट नहीं छिप सकता। कहानी का मोड़। बीरबल की दूसरी चाल। कई सप्ताह बाद बीरबल को सूचना मिली कि कुछ दरबारी उनकी इस योजना से चिढ़े हुए हैं। उन्होंने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा कि अगर बीरबल को ऐसी स्थिति में डाला जाए जहां वह या तो अपमानित हो या झूठ बोले, तो उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। एक दरबारी ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, आप हमेशा बीरबल की प्रशंसा करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वो कोई भी बात इतनी चतुराई से कहता है कि वह झूठ को भी सच बना सकता है। अकबर ने कहा, बीरबल कभी झूठ नहीं बोलता। क्या आप परीक्षा लेना चाहेंगे? दरबारी ने मुस्कुराते हुए कहा। बादशाह तैयार हो गए। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम कल दरबार में आकर यह सिद्ध करो कि तुमने आज रात चांद पर रात बिताई है। अगर तुम यह सिद्ध नहीं कर सके तो तुम्हें अपना पद छोड़ना होगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। लेकिन बीरबल बिना घबराए मुस्कराए और बोले, बहुत अच्छा जहांपनाह, कल मैं आपकी यह आज्ञा पूरी करूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़े पात्र में पानी और रुई भरकर लाए। उन्होंने उसे सभी के सामने रखा और कहा, जहांपनाह, यह देखिए, मैं कल रात इस पात्र में चांद की छवि को देखकर उसी का ध्यान करता रहा। चूंकि मैं शारीरिक रूप से चांद पर नहीं जा सकता था, लेकिन मन और आत्मा से वहीं रहा। क्या यही पर्याप्त नहीं? अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने मेरी असंभव आज्ञा को भी सम्मानपूर्वक निभा दिया। उपसंहार। बीरबल केवल एक चतुर मंत्री नहीं थे,
वे एक ऐसे मार्गदर्शक थे जो सत्य, न्याय और विवेक से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से अकबर को न केवल सही राह दिखाई, बल्कि दरबार को भी सही मार्ग पर रखा। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। लोग उन्हें केवल एक सलाहकार नहीं, बल्कि न्याय और बुद्धि का प्रतीक मानने लगे। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेता वह होता है जो हर परिस्थिति में सत्य और विवेक से काम लेता है। बीरबल की तरह हमें भी बुद्धि के साथ विनम्रता और न्याय का पालन करना चाहिए। मुगल सम्राट अकबर की दरबार में न जाने कितनी बार ऐसी परिस्थितियां आईं, जहां चतुराई, न्याय और बुद्धिमत्ता की सबसे कठिन परीक्षा बीरबल को देनी पड़ी। यह कहानी ऐसी ही एक अनोखी परिस्थिति की है, जहां अकबर को उत्तराधिकारी चुनने का नाटक रचकर बीरबल को परखा गया। लेकिन अंत में वही हुआ जो हमेशा होता था, बीरबल की जीत। अध्याय 1, अकबर की योजना। एक दिन सुबह सुबह दरबार में कुछ खास दरबारियों की उपस्थिति में अकबर ने घोषणा की, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। यदि मैं अचानक बहुत बीमार पड़ जाऊं और यह संभावना बन जाए कि मैं शासन नहीं चला सकूं, तो मेरे बाद राज्य की बागडोर किसे सौंपी जानी चाहिए। यह सोचकर मैंने एक योजना बनाई है। दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। सबकी आंखों में उत्सुकता झलकने लगी। अकबर ने कहा, मैं अगले 7 दिनों के लिए दरबार से अनुपस्थित रहूंगा और स्वयं को एक गंभीर बीमार राजा घोषित करूंगा। इस दौरान मैं देखना चाहता हूं कि कौन इस राज्य का योग्य उत्तराधिकारी बनता है। मैं किसी को भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगा, बल्कि देखूंगा कि दरबारी और आम जनता किसे राजा मानने लगते हैं। बीरबल मुस्कराए। उन्हें समझ आ गया था कि यह केवल एक प्रयोग नहीं, बल्कि दरबार की आत्मा की परीक्षा है। अध्याय 2, सत्ता की भूख। अगले दिन राज्य में खबर फैल गई कि सम्राट अकबर बहुत बीमार हैं और किसी भी क्षण उनके जीवन की आशा समाप्त हो सकती है। यह खबर सुनते ही दरबारियों की चालें बदलने लगीं। राजा के सबसे पुराने मंत्री राजा भगीरथ दास ने अपने महल के बाहर बड़ी सी तलवार की मूर्ति लगवा दी और अपने सैनिकों से गश्त शुरू करवा दी। वह चाह रहा था कि लोग उसे भविष्य का राजा मानने लगें। दूसरी ओर मंत्री फैयाज ने अपने क्षेत्र में गरीबों को मुफ्त अनाज बंटवाना शुरू कर दिया और कहा कि यह आगामी शासन के संकेत हैं। कुछ दरबारियों ने तो यह तक कह दिया कि अकबर ने चुपचाप बीरबल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, क्योंकि वह उनके सबसे प्रिय हैं। बीरबल इन सब बातों को बहुत ध्यान से देख और सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अध्याय 3, जनता की प्रतिक्रिया। राज्य की आम जनता भी असमंजस में थी। एक ओर उन्हें चिंता थी कि अकबर जैसे न्यायप्रिय सम्राट अब नहीं रहेंगे, दूसरी ओर उन्हें यह डर था कि कहीं कोई लालची और कठोर मंत्री शासन न संभाल ले। इसी बीच बीरबल ने गुप्त रूप से नगर में घूमना शुरू किया। वे साधारण वेश में आम लोगों से बात करते, दुकानदारों से पूछते कि उन्हें राजा के उत्तराधिकारी के रूप में कौन उपयुक्त लगता है। एक बूढ़ा कुम्हार बोला, बीरबल को बनाना चाहिए राजा। उसने हमेशा हमारी बात सुनी है। एक महिला ने कहा, वो दरबारी जो तलवारें लहराते फिर रहे हैं, उन्हें तो सत्ता की भूख है, सेवा की भावना नहीं। बीरबल को समझ आ गया कि लोगों का विश्वास उनके प्रति मजबूत है, लेकिन वे जानते थे कि उनका स्थान किसी और उद्देश्य के लिए है, राजा बनने के लिए नहीं। अध्याय 4, बीरबल की परीक्षा। अब दरबार में 7वां दिन आ पहुंचा था। अकबर की अनुपस्थिति के बहाने दरबार का संचालन राजा भगीरथ दास ने अपने हाथ में ले लिया था। वह हर निर्णय खुद लेने लगा था, सैनिकों को आदेश दे रहा था और यहाँ तक कि शाही तख्त पर बैठने की चेष्टा भी कर रहा था।
उसी दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। सभी दरबारियों की नजर उन पर थी। भगीरथ दास ने व्यंग्य से कहा, ओ बीरबल, क्या तुम भी अब राजा बनने का सपना देख रहे हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, राजा बनने की इच्छा नहीं है, पर एक सलाह जरूर देना चाहता हूं। तो कहो, भगीरथ दास ने घमंड से कहा। बीरबल ने कहा, राज्य को चलाने के लिए केवल तलवार या दान जरूरी नहीं, विवेक, न्याय और संयम की भी जरूरत है। और आज मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि जो इस गद्दी पर बैठने का दावा कर रहे हैं, वे इसके योग्य नहीं। भगीरथ दास चिढ़ गया। सिद्ध कर सकते हो? कैसे? अध्याय 5 बीरबल की युक्ति। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, मैं एक खेल करवाना चाहता हूं, राज्य का राजकाज। इस खेल में हर उम्मीदवार को जनता की समस्या का समाधान करना होगा, लेकिन बिना हथियार, बिना धन के, केवल अपने शब्दों और नीति से। अकबर, जो पर्दे के पीछे सब देख रहे थे, सहमत हो गए। अगले दिन मैदान में 3 झोपड़ियां बनाई गईं। हर झोपड़ी में कुछ ग्रामीणों को रखा गया, जो एक निश्चित समस्या के पात्र बने। जैसे कि पहली झोपड़ी में एक किसान था, जिसकी जमीन पर अमीर जमींदार ने कब्जा कर लिया था। दूसरी में एक विधवा थी, जिसे पड़ोसी प्रताड़ित कर रहे थे। तीसरी में एक व्यापारी था, जिसे चोरी का झूठा आरोप लगाकर जेल भेजा गया था। हर मंत्री को एक एक झोपड़ी में भेजा गया। भगीरथ दास ने किसान को जबरन मुआवजा दिलाया, लेकिन जमींदार से रिश्वत ले ली। फैयाज ने विधवा को आश्वासन तो दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला। बीरबल जब व्यापारी की झोपड़ी में गए, तो उन्होंने वहां सबूतों की जांच की, गवाह से बात की और पाया कि व्यापारी निर्दोष है। उन्होंने वहां से तुरंत सैनिकों को भेजा और असली चोर को पकड़वाया। अध्याय 6 पर्दा उठता है। अब अकबर ने पर्दा हटवाया और खुद दरबार में आए। सब दंग रह गए। भगीरथ दास और अन्य दरबारी घबरा गए। अकबर ने कहा, मुझे सब कुछ पता था। यह पूरा प्रयोग मेरी अनुमति से हुआ और पर्दे के पीछे से मैं हर बात देख रहा था। उन्होंने भगीरथ दास की ओर देखकर कहा, तुम्हारी सत्ता की भूख ने तुम्हें अंधा कर दिया। जनता की सेवा नहीं, केवल सिंहासन की चाहत थी तुम्हारे भीतर। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने न केवल जनता की सेवा की, बल्कि यह भी दिखाया कि सत्ता के योग्य वही होता है जो दूसरों का जीवन सुधार सके। अंतिम अध्याय बीरबल की विनम्रता। अकबर ने कहा, अगर मैं कभी चाहूं कि कोई मेरा उत्तराधिकारी बने, तो वह केवल बीरबल हो सकता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं आपकी सेवा में ही अपने जीवन का धन्य मानता हूं। गद्दी का भार मेरे लिए नहीं, न्याय और बुद्धि का दीप जलाना ही मेरा धर्म है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। दरबार तालियों से गूंज उठा। उपसंहार। यह कहानी न केवल बीरबल की चतुराई की मिसाल है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व बल, धन या दिखावे से नहीं आता, वह आता है विवेक, न्याय और सेवा भावना से। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि महान बनने के लिए सिंहासन की नहीं, चरित्र की ऊंचाई की आवश्यकता होती है।